हेलो स्टूडेंट्स। अभी करने वाले हैं हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर सोल्व। ये बोर्ड का सैम्पल पेपर दिया हुआ है। आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन आएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे और उनके मार्क्स भी इसी तरीके से होंगे। तो समझना ज़रूरी है ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी से हो सके और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो आपका होगा 80 मार्क्स का। टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं 35। इसके अंदर क्वेश्चंस होने वाले हैं टोटल। अब क्या है कि जो सबसे पहले आपके 20 क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो उनका जो उत्तर लिखना है आपको वो 50 से 75, 50 to 75 शब्दों में लिखना है। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनका 150 जो है आपके शब्द होने चाहिए वर्ड्स के अंदर। इसके बाद जो 6 नंबर वाले हैं आपके वो 200 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 21, 2, 3, 28, 31, 32 सिर्फ 35, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि दो में से आपको एक करना है और में क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं और साथ साथ समझते हैं क्या पैटर्न इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका वित्त विभाग अध्यक्ष प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है। तो देखिए ये आगे डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट हेड जो होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हेड, ये आपका मिडिल लेवल पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिडिल लेवल। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज नोन विच टाइप ऑफ डिसीजन। तो जो स्थायी संपत्तियों का निवेश किस प्रकार का निर्णय होता है वो होता है कैपिटल बजटिंग का। यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत है, बी इसका कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट है प्रबंध को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी कि वो एक इंटेंजिबल है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, जिसको देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट वो होता है जो मैनेजमेंट करता है, उसके डिसीजंस और उसके काम में जो कंपनी है उसकी ग्रोथ चलती है, उसको देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट है 4 नंबर इसका व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व की पहचान करें। तो ये क्या होता है, अवसरों को पहचान करना। इंग्लिश के अंदर क्या है, आइडेंटिफाई द वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, इनेबल ए फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 5 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक हैज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनफ फ्लेक्सिबिलिटी किस टेक्निक के अंदर होती है, प्रचार के अंदर, जो पर्सनल सेलिंग होती है। क्योंकि पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है, जो पर्सन सेल कर रहा होता है वो अपने तरीके से लोगों को सेटिस्फाई करता है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर वो नहीं मानते तो दूसरे तरीके से करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो आंसर हो जाएगा अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। इजी से आया हुआ है क्वेश्चन पेपर आपका, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा डी, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, यानी कि इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मिस कृतिका को संगठन पर क्या अंतिम चरण में क्या कार्य करने की आवश्यकता होगी, रिपोर्टिंग करने की। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय। तो जो पर्याप्त कार्यशील पूंजी है, यानी कि इनफ वर्किंग कैपिटल, वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, लिक्विडिटी को, तरलता को। इसके बाद है आपका जो राइट ऑफ कंज्यूमर आर, जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किससे करते हैं, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बाद क्या है, 10 का आंसर बहुत ही सा है, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग है वो क्रिएट करता है, जो कंज्यूमर है उसके माइंड के अंदर एक विशेष चीज़ बना देता है कि ये ब्रांड की चीज़ अच्छी है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए नारायण मूर्ति ने कहा है कि जो हमारी संपत्ति हैं वो शाम को जो है चली जाती हैं और हम चाहते हैं कि सुबह उसी दरवाजे से वापस आए। तो उसने किस बारे में कहा था, अपने कर्मचारियों के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में। इसके बाद है 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, लास्ट है। 13 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसका जो एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है और वो इसकी ठीक एक्सप्लेनेशन कर रहा है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। जो एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारा वो है इसके अंदर 15 नंबर सामाजिक वातावरण। सोशल इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल देना। तो सोशल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या होता करता है, इसके अंदर हमारा जो फैमिली कंपोजिशन है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, या जो हमारे कस्टम्स हैं, रिवाज, और जो हमारे बिलीफ विश्वास हैं, फेस्टिवल जो त्यौहार हैं, वो सारे किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे सोशल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता करता है नेम ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी। तो जो फाइनेंस एक्टिविटी जिसके अकॉर्डिंग हम फंड को मैनेज करते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना। इसके बाद है 17 नंबर प्रबंध के विस्तार से क्या आशय है। तो इसके अंदर स्पैम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, कितने सबॉर्डिनेट्स यानी कि आपके नीचे कितने कर्मचारी, आपके अधीन कितने लोग काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम का ट्यूब कंटेनर। तो शेविंग क्रीम जो होती है वो प्राथमिक उसकी पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग होती है, क्योंकि डायरेक्ट वो एक पैकेट के अंदर ही होता है। इसके बाद है हमारा 18 नंबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। चालू संपत्ति में से अगर जो चालू हमारे खर्चे हैं उनको घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है, कार्यशील पूंजी। आगे क्या होता है, जो नियोजन है, प्लानिंग क्या करता है, वो आगे की तरफ देखता है, और जबकि जो कंट्रोलिंग है वो पीछे की तरफ देखता है। अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 21 से है वो आपके 3 3 नंबर के हैं गए, बहुत ईजी से हैं, आपको इनको देख करके कर लेना है। ज़्यादातर के आपने ये क्लास में कर रखे होंगे। ये 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, बीच बीच में इसके दिए भी गए हैं आंसर भी। यहाँ पर आ जाता है 23 नंबर, ये भी 3 नंबर का ही है। आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 3 लाभ। तो देखिए जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एडवांटेज होती हैं, सबसे पहले तो वो क्या होती हैं यहाँ पर, कि जो अकाउंटेबिलिटी है यानी कि जवाबदारी है उसको फिक्स करना आसान होता है औपचारिक के अंदर, फॉर्मल के अंदर। और उसके अंदर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स, यानी कि एक काम का दूसरे के द्वारा ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी कि दो लोगों को सेम काम नहीं दिया जाता, काम का बंटवारा अच्छे से हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल। तो देखिए जो आदेश देते हैं वो संभव हो जाता है। और इजी टू गेट द गोल, आसानी से अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल रहती है, स्थायित्व आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये है फॉर्मल के अंदर। यहाँ पर आपका ये हिंदी में भी दे रखा है, आप इसको भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद है इसी का ही ऑप्शन के अंदर अनौपचारिक संगठन के कोई 3 विशेषताएं। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 3 विशेषताएं। तो नंबर 1 तो क्या होता है कि जो अनौपचारिक है वो औपचारिक के ऊपर ही डिपेंड होती है, यानी कि जो इनफॉर्मल है वो फॉर्मल के ऊपर ही डिपेंड होती है। दूसरा क्या होता करता है इसके अंदर, उसका उल्टा लेके चलेंगे, जैसे हमने फॉर्मल फॉर्मल में देखा है, वहाँ पर जवाबदेही जो अकाउंटेबिलिटी है वो आसान होती है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करना आसान नहीं होता। दूसरा फॉर्मल के अंदर जो रूल्स होते हैं वो रिटर्न में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कोई रूल्स नहीं होते। तो इसके साथ और क्या होता है इसके अंदर, ये पर्सनल होती है, मैन डिपेंडेंट होती है। और क्या होता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे फॉर्मल के अंदर स्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस लिखिए, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के अंदर अंतर बताइए। आगे आता है आपका स्टाफिंग एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसके चरणों की एक श्रृंखला है। तो देखिए स्टेप्स हैं इसके अंदर, स्टेप ऑफ सीरीज है किसके अंदर, स्टाफिंग के अंदर, तो उनको लिखना है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से हो जाते हैं इसके, जो स्टाफिंग के अंदर है वो क्या होता है, सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करनी है, फिर रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, फिर प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रमोशन, ट्रांसफर, अप्रेजल, और लास्ट के अंदर क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेमुनरेशन, यानी कि उनका जो वेतन है वो निर्धारण किया जाता है।
ये आपको लिखने में आसानी रहेगी। इसके बाद है आपका, ये सभी आपके 3 नंबर वाले थे, अब आपके 4 नंबर के स्टार्ट हो गए हैं। नियोजन प्रक्रिया के चरणों के नाम बताए। तो जो नियोजन है आपका, सेल्स प्रमोशन है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है, तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एक जो प्लान डेवलप करना होता है। उसके बाद उसका अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर फेलियर होता है तो उसमें कौन सा अल्टरनेट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर फॉलोअप करते हैं कि जो प्लान किया था हमने उसको अचीव कर लिया या नहीं किया है। तो ये हो गए आपके सेल्स प्रमोशन के स्टेप्स। ये सभी 4 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इनको कर लेंगे 4 4 नंबर के बाद में। अब देखिए ये आ गया मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। तो मैस्लो ने जो 5 स्टेप हायरार्की बताई गई थी, उसको आपने यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना करके इसका फिगर जरूर दिखाना है इसके अंदर मैस्लो का, कि मैस्लो की जो हायरार्की नीड्स थी, सबसे पहले उसकी पर्सनल थी, फिर सोशल थी। तो उस तरीके से आपको दिखाना है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है। ये था आपका 31। इसके बाद आपके ये 32 आपका 4 नंबर का है। अब आ जाते हैं आपके 33 नंबर से, 32 से आपके ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 33 आपका 6 नंबर का है। 34, ठीक है। ये यहाँ तक आपके 6 6 नंबर के हो जाते हैं क्वेश्चंस। 33 34 35 इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी बुक या कॉपी में जो भी टीचर्स ने करा रखे हैं उनको आप कर लेना। आई होप आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू।